एवरीवन, वेलकम टू सीको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष। आज हम रिवाइज करेंगे पेमेंट ऑफ जीएसटी। इसमें मैंने सारी अमेंडमेंट्स कवर करी हैं, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के साथ रिवाइज करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 पेज का टॉपिक है, अच्छे से आपको समझ आएगा और पेपर में कोई गलती नहीं होगी। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ई कैश लेजर की। तो ई कैश लेजर जो हमारा होता है वो हमारा एक्चुअल में मनी लेजर होता है, जिसमें हमने मनी जमा करवाया हुआ है। तो उसमें कोई भी अमाउंट आपका टैक्स में है, इंटरेस्ट में है, पेनल्टी में है, सी में है, आई में है या एस में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी में भी उल्टा सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन आईसीआई का अगर सर फिर गया तो वो दिखा भी देगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं ना इसमें। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दिया हुआ है कि मैंने ये पैसा गलत मतलब एक्स्ट्रा जमा करवाया हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। बिजनेस की टर्म्स में बोलो तो गलत जमा करवाया हुआ है। क्योंकि तुमने क्यों एक्स्ट्रा जमा करवाया हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा जमा करवाया हुआ है। सी में मैंने टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। एस में मैंने टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ये ज़्यादा से ज़्यादा जमा करवाया हुआ है। अब क्या हुआ, जो मेरी आउटवर्ड टैक्स है ना, वो कह रहा है कि सी में 75,000 है और एस में भी 75,000 है, लेकिन मैंने वो पहली बात तो पे नहीं किया था, ठीक है। पे नहीं किया था मतलब 12 नवंबर का था, सॉरी 18 फरवरी का था। ड्यू डेट होती है 20 मार्च, लेकिन मैंने उसको पे किया है 12 अप्रैल को। तो इंटरेस्ट भी लग जाएगा, 18% का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो अभी मैं थोड़ी देर में सिखा दूंगा। तो इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट निकालेंगे ना तो वो आएगा 1147। तो इंटरेस्ट भी दोनों का आ गया 1147। तो देखो इन्होंने सेट ऑफ कैसे कर रखा है। 75,000 की लाइबिलिटी थी, इन्होंने देखा कि हमारे सी में ऑलरेडी 40,000 ज़्यादा जमा हुए पड़े हैं, वो ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा वो ट्रांसफ़र हो गया। फिर जो बचा हुआ था और अभी 35,000 बचा हुआ था, वो हमने आई से ले लिया। आई में भी 45,000 पड़ा हुआ था। फिर हमारा जो इंटरेस्ट है वो 1147 का है, तो हमने 1,000 ले लिया, ठीक है। 1,000 ले लिया। अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है 147, तो हमने पेनल्टी वाला 800 यूज़ कर लिया। ऐसे ही एस में क्या किया, 75,000 में से 800 तो 80,000 तो यहाँ से ले लिया। अभी भी 5,000 यहाँ पर टैक्स बचा हुआ है, तो ये जो इंटरेस्ट था वो भी यहाँ से 5,000 वाले से हेल्प ले लिया। और ये इंटरेस्ट 400 वाला भी ले लिया। तो मतलब इन्होंने ऐसे करके लिया है कि तुम कितना भी ट्रांसफ़र कर दो। देखो, इसका आंसर भी तुम पढ़ोगे ना, यहाँ पर तुम पढ़ सकते हो। तो यही होता है कि जो कैश लेजर है ना, कैश लेजर में इन्होंने बंदिश नहीं डाल रखी ट्रांसफ़र करने के लिए। तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो भैया बंदिश है कहाँ पर कि किस में किसको सेट ऑफ कर सकते हैं, वो बंदिश है हमारी क्रेडिट लेजर में। अच्छा, तो क्रेडिट लेजर में क्या होता है, क्वेश्चन इसी पे ही पूछा जाता है, वैसे इस पर नहीं पूछा जाता कैश लेजर पे, वो तो मैंने दिखा दिया। अब क्रेडिट लेजर में क्या होता है, ये है हमारा क्रेडिट। ये हमारे पास क्रेडिट पड़ा है सी के अंदर, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर। और आउटवर्ड टैक्स जो है हमारा, जो फॉरवर्ड टैक्स है, ठीक है, फॉरवर्ड टैक्स हमारा है सीआईएस। सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो ये टेबल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। होता ये है कि मैं भी जब आर्टिकलशिप में काम करता था ना, तो मुझे बस याद कर लिया था मैंने, लेकिन फिर याद कर लिया था तो समझ नहीं आता था, भूल जाता था। तो ये टेबल अगर मैंने बनानी सीख ली थी ना जिस दिन, तब से मेरे को आर्टिकलशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं क्या करता था, सी आई एस। जो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आईजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी के टैक्स के लिए, ठीक है, सबसे पहले यूज़ करेंगे। फिर जो बच जाएगा हमारा क्रेडिट, वो हमारा सी और एस के लिए किसी भी रेशियो में यूज़ हो जाएगा। अब बच्चे पता क्या करते हैं, अरे हमारा आंसर अलग है, आईसीआई का अलग है, या फिर आंसर उसमें अलग है। अरे तो अलग होगा ना, क्योंकि किसी भी रेशियो में कर सकते हैं, इक्वली कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा कर सकता हूँ, इसमें कम कर सकता हूँ, इसमें ज़्यादा कर सकता हूँ, इसमें कम कर सकता हूँ, मेरी मर्जी यार। तो कोई गलत नहीं है आंसर, सब कुछ आंसर सही है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है सी की या फिर एस की, किसी की भी बारी ले लो। उसमें मैं सी की लेता हूँ। तो सी पहले अपने आप को सेट ऑफ करेगा, मतलब फॉरवर्ड टैक्स में से पहले उसका क्रेडिट माइनस होगा। अब जो सी में बच गया एक्स्ट्रा, तो वो आई की भी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो एस की हेल्प नहीं करेगा। ऐसे ही जो एस है वो पहले अपने आप की हेल्प करेगा और फिर आई की हेल्प करेगा, लेकिन वो सी की हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे अगर आप बनाओगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा और कभी दिक्कत नहीं आएगी, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, इस क्रेडिट को ना यूटिलाइज मत करना आरसीएम पेमेंट के लिए। भैया जो आरसीएम पेमेंट होती है वो अलग होती हैं, ठीक है। आरसीएम पेमेंट के लिए हेल्प ये मत ले लेना क्रेडिट। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आउटवर्ड टैक्स है और आउटवर्ड टैक्स फॉरवर्ड के अंदर इतना है और आरसीएम के अंदर इतना है, तो भैया जितना भी क्रेडिट तुम ये सीआईएस करके यूज़ कर रहे होगे ना, उसमें करना, आरसीएम वाले में मत करना। कुछ क्वेश्चंस देख लेना, इस पर समझ जाओगे। इसके बाद हम करते हैं इंटरेस्ट वाला। भाई डिले इन पेमेंट, अब हमने पेमेंट में डिले कर दी तो 18% का
टैक्स लग जाएगा नेट लाइबिलिटी के ऊपर। पहले ये नेट लाइबिलिटी के ऊपर नहीं होता था, जीएसटी अमाउंट पे होता था, लेकिन नेट लाइबिलिटी मतलब जितना आउटपुट टैक्स हमारा बन रहा है माइनस आईटीसी करके जो नेट आया है ना उस पर 18% लगेगा। अब ये अमेंडमेंट आई थी 2 अटेम्प्ट पहले। और इसका जो ड्यू डेट है, अच्छा कहाँ से लगेगा ये, जो भी ड्यू डेट होगी ना आपकी, जैसे मान लो फेब्रवरी का टैक्स है तो उसकी ड्यू डेट कितनी हुई 20 मार्च, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। उस नेक्स्ट मंथ की 20 मार्च के बाद आपने जब पे किया है तो 20 मार्च के बाद 21 मार्च से जब तक पे किया है तब तक पे इंटरेस्ट लगेगा। आप कोई क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपका हो जाएगा। लेकिन यही 18% 24% बन जाएगा अगर आपने आईटीसी बढ़ा चढ़ा के ले लिया या फिर आउटपुट टैक्स आपने कम दिखा दिया, तो यही 18 नहीं फिर 24 लगेगा, ठीक है, ये याद रखना। बस ख़त्म हो गया इसके साथ, मतलब इंटरेस्ट इसका इतना डिफिकल्ट नहीं है, वरना और चैप्टर्स का तो बहुत डिफिकल्ट है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, टीडीएस टीसीएस इस चैप्टर का। ये इसको अलग से भी पढ़ाते हैं काफ़ी लोग, मैं पेमेंट में ही पढ़ा रहा हूँ। तो टीडीएस टीसीएस में क्या चक्कर है देख लेते हैं। भैया देखो, टीडीएस सेक्शन 51 के अंदर आता है और उसमें क्या होता है, देखो डिडक्टर कौन होता है, मतलब एक तो होता है सप्लायर, सप्लायर सर्विसेज सप्लाई करता है, रिसिपिएंट पेमेंट करता है तो वो डिडक्ट करेगा। तो रिसिपिएंट कौन है, इधर डिडक्टर कौन है टीडीएस का, वो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, या फिर कोई नोटिफाई अगर गवर्नमेंट ने कर रखी है, वैसे नोटिफाई पीएसयू को कर रखा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट को, ठीक है। कब ये डिडक्ट करेगी टीडीएस, जब टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख से ऊपर की होगी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी के अलावा है ये अमाउंट, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी नहीं है, ठीक है। ऑन 1% कटेगा टीडीएस ऑन पेमेंट ड्यू, जितनी भी पेमेंट ड्यू है उसका 1% कटेगा, और सी और एस में 0.05 कटेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मेरे को यहाँ पर बतानी थी, हाँ टीडीएस कब नहीं लगेगा। अच्छा टीडीएस कब नहीं लगता मैं बताता हूँ, देखो इसको ध्यान से सुन लेना, टीडीएस कब नहीं लगता। टीडीएस, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर गलती ना हो जाए तुमसे, इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखो टैक्सेबल सप्लाई जो है वो 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू पे, जब वैल्यू होगी तभी टीडीएस कटेगा, लेकिन टीडीएस कटेगा किस पे, इस 2.5 लाख पे नहीं कटेगा, वो पेमेंट जितनी ड्यू होगी ना उस पर कटेगा 1%, ठीक है, ये याद रखना बस, ये गलत ना हो जाए। टीडीएस कब नहीं कटेगा, टीडीएस तब नहीं कटेगा जब सप्लायर की प्लेस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट होगा प्लेस ऑफ रिसिपिएंट के प्लेस से। जैसे एग्जांपल है, सप्लायर दिल्ली का था, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी थी दिल्ली की थी और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली ही आ रहा था। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली का हूँ और मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन करवाया दिल्ली में ही, ठीक है, लेकिन जो रिसिपिएंट है ना वो आंध्र प्रदेश का है और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, क्योंकि रिसिपिएंट तो गवर्नमेंट होना चाहिए, हमने पढ़ा है टीडीएस तभी कटता है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आंध्र प्रदेश का है। तो देखो सप्लायर दिल्ली का, प्लेस ऑफ द सप्लाई दिल्ली की और रिसिपिएंट बाहर का, तो ऐसे केस में ना टीडीएस नहीं कटता, ठीक है, ये याद रखना। अगर मान लो यहाँ पर सप्लायर दिल्ली का होता, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आंध्र प्रदेश होती और रिसिपिएंट भी आंध्र प्रदेश होता, तो यहाँ पर दो चीज़ें सेम हो गई तो टीडीएस कट जाएगा। लेकिन जब ये सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है और रिसिपिएंट की प्लेस अलग है, रिसिपिएंट की प्लेस अलग है, तो भैया यहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा। बस ये अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और है इसमें, टीडीएस कब नहीं कटेगा, जब वन स्पेसिफाइड टू अदर। अच्छा इसका क्या मतलब है, जैसे ये जितने भी स्पेसिफाइड कर रखे थे ना गवर्नमेंट ने कि ये इन डिपार्टमेंट्स को जब अगर तुम सर्विसेज दोगे तो ही टीडीएस ये लोग काटेंगे, ये लोग काटेंगे, ठीक है। तो वन स्पेसिफाइड टू अदर का मतलब है, जैसे एग्जांपल कोई पीएसयू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रही है, तो भैया देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो कोई सर्विसेज मिल रही हैं, अब ये पेमेंट करेगा तो क्या टीडीएस काटे, लेकिन दे कौन रही है, वो भी पीएसयू दे रही है, मतलब वो भी जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, स्पेसिफाइड कर रखी है, वही दे रही है। तो स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड के केस में टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, इसका हम याद कर लेते हैं, दो केस में टीडीएस नहीं कटेगा। अच्छा एक पॉइंट है, ये किसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो पूछ ले, ये याद कर लेना, टीडीएस अगर मान लो गवर्नमेंट ने, ये मान लो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है या पीएसयू है, ये जितने भी हैं गवर्नमेंट के, अगर इन्होंने डिपॉजिट नहीं करवाया, फेल हो गए डिपॉजिट करवाने के लिए, तो क्या होगा, तो भैया 18% एक तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन टीडीएस अमाउंट, ठीक है, और लेट फीस भी इनकी कटेगी 100 रुपये पर डे या फिर 5,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है, ये याद कर लेना बस। इसके बाद टीसीएस वाले पे आ जाते हैं, ये है टीसीएस वाला टॉपिक, सॉरी टीसीएस वाला टॉपिक है सेक्शन 52 का। अच्छा ये क्या कहता है, देखो ये कहता है
TCS है ना कलेक्ट करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर ही करेगा बस फ्रॉम पार्टिसिपेंट। अच्छा पार्टिसिपेंट कौन होता है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अमेजोन वाला है ECO, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया अमेजोन जिसकी वेबसाइट है। पार्टिसिपेंट कौन हो गया, मान लो कोई शू बेच रहा है, ठीक है, तो भैया जो ये जो अमेजोन वाला है ना ये कलेक्ट कर लेगा इससे TCS 1% की 1% वैल्यू पे, और C और S है तो 0.5 0.5, मतलब वही इंटर और इंटर वाला, ठीक है, I है तो 1%। लेकिन ये TCS नहीं लगेगा किस केसेस में, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये अभी अमेंडमेंट आई है लेटेस्ट, रेस्टोरेंट सर्विसेज पे TCS नहीं लगेगा। क्यों, इसका रीज़न भी बताया है क्यों, क्योंकि ECO अब है ना डाल दिया है रेस्टोरेंट वाला कि वो लायबल टू पे GST है। रेस्टोरेंट वाले ECO की बात हो रही है, ये अब लायबल टू पे GST होने लग गया चाहे रेस्टोरेंट रजिस्टर हो या ना हो। जैसे इसका ECO का एग्जांपल देते तो स्विगी वाला है, स्विगी है, जोमेटो है। अब वो पहले क्या होता था, किसी रेस्टोरेंट से अगर मान लो वो लेते थे तो वो TCS काट लेते थे, तो आपस में जो उनकी कमीशन वाला फीस होता है उस पर। अब ऐसा नहीं होता, अब गवर्नमेंट ने कह रही है कि जो ECO है ना, स्विगी या जोमेटो, इनको तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा भैया, वो पहले भी था, ठीक है, तो करवाना ही पड़ेगा। अब इनको ये बोल दिया कि तुम ही GST काटोगे, ये नहीं, रेस्टोरेंट वाले नहीं काटेंगे। अब जो इन्वॉइस मिलेगा ना उस पर स्विगी या जोमेटो काट के देगा GST। तो जब से ये आया है ना तब से ये लोग TCS का फॉर्मेट ही हट गया इन पर, रेस्टोरेंट सर्विसेज वालों पे। हाँ, जो अदर ECO हैं रेस्टोरेंट को छोड़ के, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये वाले, इन पे तो TCS एप्लीकेबल है अभी भी, वही 1% याद रखना, ठीक है। तो ये TCS वाला 1% याद रखना। तो ये इसी के साथ पेमेंट ऑफ GST खत्म हो जाता है, इजी चैप्टर है। अगर कुछ भी इसमें आपको मुश्किल आती है तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।